गुजरात के मेरे भाई बहन, मैं आपको एसएस की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट के अंदर चेक करना, मैंने आपको सारी तैयारी करवा रखी है एसएस की। अभी हम लोग माइंड मैप करने जा रहे हैं चैप्टर 15 की। तो चैप्टर 15 का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। अब बोलोगे भैया ये क्या है, समझाता हूँ। नेशनल इनकम मतलब क्या? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। एक देश के अंदर सारे लोग मिलके जितना पैसा कमा रहे हैं, हम लोग उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो भी आपके पास नेशनल इनकम आया, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए नेशनल इनकम आया। मान लो कि 1 लाख रुपए देश का नेशनल इनकम है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1,000 लोगों की। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,000, तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। ये तो था फॉर्मूला। अब आसान सी भाषा में मैं आपको बता दूं तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है। एक देश के अंदर एक सिंगल इंसान की इनकम कितनी है, हम लोग इकोनॉमी की भाषा में उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। समझ में आ गया? आपको कोई भी पूछे कि बेटा बताओ पर कैपिटा इनकम क्या है, तो बोलना एक देश के अंदर एक इंसान कितना कमाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर अंकल, ये जो इनकम निकली है ये एवरेज में निकलती है, इतना अभी आपके लिए काफी है। अब लिविंग स्टैंडर्ड, फूड, क्लोथ, हाउसिंग, एजुकेशन जोड़ दो, हेल्थ जोड़ दो, ये सारी चीजें जब हम लोग मिला देंगे तो बनता है लिविंग स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया? लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? जीने के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हीं को हम कंबाइन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लिविंग स्टैंडर्ड। तो देश के अंदर ये तीनों चीजें अगर राइज होती रहेंगी और ये तीनों चीजों के अंदर अगर इंक्रीज आता रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब समझ में आ गया? इसी तरीके से मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा। यहाँ पे आपको अभी देखना है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को। तो अगर नेशनल इनकम देश के अंदर बढ़ रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अगर एक देश के अंदर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंसान की लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर काम किया जा रहा है, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? नेशनल इनकम को बढ़ाने के ऊपर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर काम करता है? लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। समझा देता हूं। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर फोकस करता है, तो हम लोग ने बोल दिया कि ये छोटा कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों को इंसान की लाइफ को इंप्रूव करना है। तो इंसान की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, क्या उसके पास जॉब है कि नहीं है, क्या उसको पीने का साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है, इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नैरो है तो उसको अचीव करने में भी शॉर्ट टर्म लगेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉड है, तो इसको अचीव करने में भी लंबा समय जाएगा। अब आगे देखते हैं। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो उसके अंदर एक वर्ड आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया, अभी के लिए आप समझो कि क्वांटिटी। तो नेशनल इनकम कब बढ़ेगी? जब आप बहुत सारा प्रोडक्ट बनाओगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्वांटिटेटिव चेंज का कॉन्सेप्ट है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाते रहना, कोई भी चीज का नंबर बढ़ाते रहना। जिन चीज को हम नंबर में काउंट कर लेंगे हम लोग उनको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांटिटेटिव साथ साथ में क्वालिटेटिव। इंसान की लाइफ को आप अच्छा कर रहे हो, मतलब उसकी लाइफ की क्वालिटी को आप अच्छा कर रहे हो। तो जहां पे भी क्वालिटी वर्ड आएगा वहां पे हम लोग यूज करेंगे क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम लोग क्वालिटी को भी अच्छा कर रहे हैं लाइफ की, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटेटिव मतलब जिनको हम नंबर में गिन सकते हैं, क्वालिटेटिव मतलब जिनको हम नंबर्स में नहीं गिन सकते फिर भी वो जरूरी है जिंदगी के लिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस आपने जान लिया। अब यहाँ पे एक सवाल है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम टू अर्न मनी, एग्जाम्पल फार्मर, टीचर, बिजनेसमैन, ऐसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं और हमारा एम है पैसा कमाना, ऐसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फार्मर क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। एक टीचर क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। एक बिजनेसमैन क्यों बिजनेस कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नो मनी मोटिव, एग्जाम्पल सोशल वर्क और चैरिटी। एक इंसान समाज की सेवा क्यों कर रहा है? उसको पैसा नहीं चाहिए। एक इंसान चैरिटी क्यों कर रहा है? बदले में उसको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो कोई भी काम बिना पैसे के किए जा रहा है हम लोग उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो अगला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे बना है? तो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर 3 चीजों के ऊपर से बना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर।
एग्रीकल्चर और फिशिंग माइनिंग जैसे काम आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। मतलब कोई भी इंसान एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहा है, मछली पकड़ने का काम कर रहा है, माइनिंग का काम हो रहा है, तो ये जाएगा किसके अंदर? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री डालना, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, ये किसके अंदर चला गया? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर चला गया। ट्रेड, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजों को काउंट किया जाता है सर्विस सेक्टर के अंदर। तो आपको बोला जाए कि हमारे देश में सर्विस सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बैंक ग्रो कर रहा है, एजुकेशन ग्रो कर रहा है, हेल्थ सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। याद रखना कितने चीजों से मिलकर बना है? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। प्राइमरी में क्या आ गया? एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग। सेकेंडरी में क्या आ गया? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वाला काम चला गया सेकेंडरी के अंदर। बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारे लोग किस में चले गए? सर्विस सेक्टर में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। जब आप एक फोन लेने जाते हो तो आप उसका फीचर देखते हो कि उसका कैमरा अच्छा है, उसकी बैटरी अच्छी है, वो जल्दी चार्ज हो जाता है। तो एक फोन को जब आप लेने गए तो आप उसका फीचर देख रहे थे। उसी तरीके से इकोनॉमी के भी फीचर्स होते हैं। पहले आप ये जान लो कि 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। एक होती है डेवलप इकोनॉमी, एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, एक होती है अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलप इकोनॉमी सबसे बेस्ट, डेवलपिंग इकोनॉमी गुड गुड, और अंडर डेवलप इकोनॉमी बकवास बकवास। समझ गए 3 टाइप की इकोनॉमी। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में। तो किसी भी देश का अगर पर कैपिटा इनकम लो है तो हम लोग मान लेंगे कि उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी भी देश के अंदर अगर 2% या उससे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उस देश की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी में आएगी। किसी भी देश के अंदर अगर ज्यादातर लोग काम करने के लिए डिपेंड होंगे एग्रीकल्चर के ऊपर तो वो देश की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी में आएगी। इंडिया के अंदर आज भी 60% लोग काम करने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इंडिया भी डेवलपिंग नेशन ही है। अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी देश के अंदर आप ये चीज देखना कि वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है और अमीर लोग जो है उनके पास बहुत पैसा है। मतलब कि देश ने जितना पैसा कमाया उसमें से ज्यादा पैसा चला गया अमीरों के पास, और जो गरीब है उनके पास बहुत कम पैसा आया। एक डायलॉग सुना है ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है? क्योंकि जो पैसा देश में आ रहा है वो अमीर के पास चला जा रहा है। समझ गए आप? आगे, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, किसी भी देश के अंदर अगर ज्यादा लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। वाइड स्प्रेड पोवर्टी, किसी भी देश के अंदर मेजर आबादी मतलब ज्यादा लोग अगर गरीबी के अंदर हैं तो ऐसे देश की इकोनॉमी को हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर डालते हैं। डुअल इकोनॉमी, इसका मतलब ये होता है कि एक साइड पे उस देश के अंदर मॉडर्न सिटीज हैं, दूसरे साइड में बैकवर्ड विलेज हैं। मतलब हमारे देश में देख लो तो हमारे देश में मुंबई कोलकाता जैसे शहर भी हैं, साथ साथ में बिछड़ा हुआ गांव भी है। तो हमारे देश में ऐसा हो रहा है, तो हमारे देश की भी इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो मैं आपको इतना ही समझाता हूं क्योंकि आपको 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा, तो इतना काफी होगा। अब हम लोग जो आगे पढ़ रहे हैं वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या होते हैं? लैंड मतलब नेचुरल गिफ्ट, जो भी रिसोर्स आपको मिल रहा है अर्थ से, इन सारी चीजों को हम इकोनॉमी में लैंड बोलते हैं। इकोनॉमी में लैंड का मतलब वो जो जिसके ऊपर आप रह रहे हो उसको नहीं बोलते हैं। इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्स को एज अ लैंड काउंट करते हैं, और ये जो लैंड होता है इसकी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स हमको मिल रहा है नेचर से उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके नाम के साथ ही लगा है नेचुरल, हमको नेचर से मिला है, हम उसको बना ही नहीं सकते। कैपिटल, मनी, मशीन, टूल, मेन मेड। बिजनेस चालू करने के लिए जो हम पैसा लेके आते हैं, मशीन लेके आते हैं, टूल्स लेके आते हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिटल। और ये जो कैपिटल होता है ये एक मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये सारी चीजों को हमने ही बनाया है, तो हम लोग कैपिटल को बोल सकते हैं कि ये एक मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर, ह्यूमन एफर्ट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिजिकल और मेंटल। कोई भी इंसान अपना दिमाग और अपनी ताकत से पैसा बना रहा है तो हम लोग उसको इकोनॉमी के नजर में लेबर बोलेंगे। हम लोग जब लेबर नाम सुनते हैं तो हमको लगता है वो जो कंस्ट्रक्शन साइड पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको, बट इकोनॉमी में लेबर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अगर अपनी बुद्धि और ताकत से पैसा बना रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे लेबर। इवन एक बिजनेसमैन भी लेबर है क्योंकि वो भी बुद्धि और ताकत से पैसा बना रहा है। एंटरप्रेन्योर,
ऑर्गेनाइज लैंड लेबर कैपिटल फॉर प्रॉफिट। ये वो इंसान है जो ये तीनों चीजों को मिलाता है और उससे प्रॉफिट बनाता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है वो आपको पता चल ही गया होगा। सिंपल सी भाषा में एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। तो ये चार चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि हर देश के पास रिसोर्स होता है, तो हर देश उस रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब एक देश रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने गया तो उसको कुछ चीजें पता चली कि ये जो रिसोर्स है उसकी अनलिमिटेड वांट है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल डाल देता हूँ कि मान लो एक बच्चा है, उस बच्चे को खाना भी खाना है और टॉय भी खरीदना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि उसकी जो वांट है वो कभी खत्म नहीं होगी। आगे देखते हैं, बट उसके पापा के पास लिमिटेड पैसा है। तो हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि देश के पास भी लिमिटेड रिसोर्स होता है। जैसे उस बच्ची के पापा के पास भी लिमिटेड मनी है, बट उस बच्ची को सब कुछ चाहिए, मतलब उस बच्ची का जो वांट है वो अनलिमिटेड है, बट उसके पापा के पास लिमिटेड मनी है। उसी तरीके से देश में भी सबको रिसोर्स चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स है। तो उसके पापा ने क्या बोला, तो उसके पापा ने क्या सोचा कि क्या करता हूं मैं इसको खाना खिला देता हूं, जब मैं इसको नाश्ता करवा दूंगा तो ये जिद नहीं करेगा खिलौना लेने का। तो उसके पापा ने खिलौने को पीछे रखा, खाने को ऊपर रखा। उसके पापा ने क्या किया, प्रायोरिटी सेट की। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होगा तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है उसको ऊपर लेके आ जाओ। फिर उसके पापा ने क्या दिमाग लगाया कि जो उस बच्चे ने नाश्ता किया उसके सारे रैपर, सारे पुट्ठे पुट्ठे को इकट्ठा कर लिया और उससे नाव बना दिया और पानी में उसको चला के दिखा लिया, ले बेटा इसका नाव चला ले। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि उसके पापा ने उस रिसोर्स का, उस चीज का अल्टरनेटिव यूज किया, मतलब रिसोर्स यूज इन डिफरेंट वे। उसके पापा ने वो जो रैपर था उसका नाव बना दिया, तो बच्चे को खाना भी मिल गया और खेलने के लिए नाव भी मिल गया। हाँ मैं जान रहा हूं कि अल्टरनेटिव रिसोर्स वाला जो मैंने एग्जांपल दिया पापा और बच्चे वाला फुद्दू सा है, बट कनेक्ट हो गया ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, उस बच्चे को खिलौना चाहिए था और खाना भी चाहिए था, तो अनलिमिटेड वांट, बट उसके पापा के पास पैसा नहीं था तो लिमिटेड रिसोर्स। तो उसके पापा ने क्या बोला, मैं इसको नाश्ता करवा देता हूं, तो ये चुप हो जाएगा, यानी उसके पापा ने प्रायोरिटी सेट की। फिर उसके पापा ने वो जो नाश्ता कर रहा है, मान लो बर्गर खिलाया था, तो बर्गर के पैकेट से नाव बना दिया, मतलब कि वो जो पैकेट था उसका एक से ज्यादा बार इस्तेमाल ले लिया, मतलब अल्टरनेटिव यूज। अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को बांटने के तरीके। तो रिसोर्स को तीन तरीके से बांटे जाते हैं, एक होता है मार्केट सिस्टम जिसका दूसरा नाम है कैपिटलिस्टिक, एक होता है सोशलिस्ट सिस्टम, एक होता है मिक्स इकोनॉमी। अब इनको हम बारी बारी से समझते हैं। जिस सिस्टम के अंदर मेन एम होता है प्रॉफिट बनाना, उसके अंदर कंपटीशन होता है, हम और आप जैसे लोग वहां पे बिजनेस ओनर्स होते हैं, इस सिस्टम को बोला जाता है मार्केट सिस्टम। यूएसए और जापान के अंदर हमको देखने को मिलता है। मेन मुद्दा है प्रॉफिट बनाना, तो प्रॉफिट बनाने वाले मार्केट को हम लोग बोलते हैं मार्केट सिस्टम। अब आ जाओ सोशलिस्ट सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देश के अंदर जितना माल सामान बनेगा इसके ऊपर कंट्रोल अगर गवर्नमेंट का है तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट सिस्टम। रशिया और चाइना जैसी कंट्री सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करती है। पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। एग्जांपल देता हूं, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलके जहां पे काम करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट इकोनॉमी का फायदा क्या है, ये इकोनॉमी बनाई ही गई है बिजनेसमैन के लिए, तो यहाँ पे बिजनेसमैन के पास फ्रीडम है, दबा के पैसा कमाऊंगा। बिजनेसमैन यहाँ पे अपनी काबिलियत यानी एफिशिएंसी से पैसा बना सकता है, वो इनोवेशन कर सकता है, इनोवेशन करके प्रोडक्ट बनाएगा, बेचेगा, दबा के पैसा कमाएगा। कंपटीशन होगा यहाँ पे, तो कंपटीशन होगा तो उसके सारे एम्प्लॉय जोश में काम करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी को आगे लेके जाना है, और रैपिड ग्रोथ भी होगा। जब यहाँ पे सारी फ्रीडम मिली ही है बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन दबा के अपने बिजनेस को आगे लेके जाएगा। तो मार्केट सिस्टम के ये सारे आपके बेनिफिट थे। अब सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर देखते हैं बेनिफिट्स। इक्वेलिटी, गवर्नमेंट फोकस करेगी कि सबको काम मिल जाए और कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो, तो क्या हो गया, इक्वेलिटी। जब गवर्नमेंट सारे प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करेगी तो उस देश के अंदर रिसोर्स का वेस्ट नहीं होगा। और एक और चीज, नो एक्सप्लॉयटेशन। जिस देश में गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल करेगी, ना तो वहां कस्टमर के साथ चीटिंग होगा, ना तो वहां वर्कर के साथ चीटिंग होगा।
सोशल वेलफेयर, जब इतनी सारी चीजें अच्छी हो रही है तो समाज का तो भला हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया बेनिफिट किसका, सोशलिस्ट सिस्टम का। अब हम लोग मार्केट सिस्टम के लिमिटेशंस को पढ़ लेते हैं। इन इक्वालिटी, देखो देश के अंदर बिजनेसमैन होते हैं, वर्कर होते हैं, तो मार्केट सिस्टम किसको सपोर्ट कर रहा है, बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन अमीर होते जाएंगे, जो वर्कर है वो और गरीब होते जाएंगे। तो इन इक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन, एक बिजनेसमैन सबके ऊपर अत्याचार करेगा प्रॉफिट बनाने के लिए। वो कस्टमर को कुछ भी बेच देगा, वो वर्कर से ज्यादा काम करवा लेगा और उसको सैलरी नहीं देगा। तो मार्केट सिस्टम के अंदर कस्टमर और वर्कर दोनों के साथ अत्याचार यानी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इंस्टेबिलिटी, सब बिजनेस क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई बिजनेस में कभी अप है कभी डाउन है। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट का तो हम लोग बोलते हैं इंस्टेबिलिटी। मोनोपोली, जब आप बिजनेस करोगे तो आप चाहोगे ना कि आपके सेक्टर में कोई ना हो। मान लो कि आप एक शूज का बिजनेस कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि पूरी दुनिया में अकेला मैं ही शूज बेचूं। जब आप ही अकेले शूज बेचोगे ना, तो आप अपनी मनमानी करोगे, ना तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दोगे, और जो क्वालिटी दे रहे हो उसमें दबा के पैसा लोगे। तो अगर मोनोपोली बनती है मार्केट सिस्टम में तो कस्टमर के लिए घाटा है। तो ये भी एक लिमिटेशन है मार्केट सिस्टम का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशलिस्ट सिस्टम का लिमिटेशन। नो फ्रीडम, यहाँ पे सारी चीजों को गवर्नमेंट कंट्रोल करके बैठी है, तो बिजनेसमैन के पास कोई भी फ्रीडम होता नहीं है। नो इनोवेशन, हमारे देश के अंदर अगर गवर्नमेंट सारी चीजों को करेगी तो आप सबको मालूम है कि कुछ इनोवेशन होगा नहीं। प्राइवेट लोग इनोवेशन करते हैं, गवर्नमेंट इनोवेशन पे फोकस नहीं करती है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि सारी चीजों को कंट्रोल करके बैठी है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको पता है कि जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इन्वॉल्व होंगे तो वो आपसे घूस लेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी एक्टिविटी करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ये दिक्कत भी है कि गवर्नमेंट के लोग आपसे घूस लेंगे, तो सोशलिस्ट सिस्टम में ये डर भी रहता है। अब आ जाते हैं हम लोग मिक्स इकोनॉमी के फीचर्स को समझते हैं। मिक्स इकोनॉमी को थोड़ा ध्यान से समझना। हैवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रेलवे बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, ये सारे काम गवर्नमेंट करेगी। तो प्राइवेट आदमी क्या करेगा, वो एग्रीकल्चर करेगा, छोटे मोटे बिजनेस खोलेगा। मिक्स इकोनॉमी समझ में आया। जो ज्यादा पैसे वाला काम है उसको गवर्नमेंट करेगी, जो कम पैसे में बिजनेस चालू हो जाए उसको कौन करेगा, प्राइवेट आदमी करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर और छोटा मोटा बिजनेस। गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू टैक्स, सब्सिडी एंड पॉलिसीज, देखो इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कैसे, टैक्स लेगी हम लोगों से, वही टैक्स का पैसा हम लोगों की भलाई में यानी सब्सिडी में खर्चा कर देगी, और बिजनेस को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाएगी। आगे देखो, इस सिस्टम को बोला जाता है कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम। ना तो प्राइवेट आदमी दादागिरी कर सकता है, ना तो गवर्नमेंट दादागिरी कर सकती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल इकोनॉमी वाला सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने आपको 15 चैप्टर का माइंड मैप करवा दिया। अब मैं आपको मिलूंगा 16 चैप्टर का माइंड मैप करवाते हुए।